नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट कार ड्राइवर की है जिनका नाम कपिल है। तो चलिए अब यह कहानी कपिल जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम कपिल है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो हमारी दोस्ती की किताब का वो सबसे काला और भयानक पन्ना है जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। यह एक ऐसी खौफनाक रात की कहानी है जिसने मुझसे मेरा एक दोस्त छीन लिया और हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस हादसे को हुए आज लगभग 5 साल बीत चुके हैं, पर उस जंगल की वो रात, वो खौफनाक गुर्राहट और वो शैतानी चेहरा मेरे जहन में आज भी उतना ही ताजा है। जब भी मैं अकेला होता हूं या रात को अंधेरे में मेरी आंख खुलती है तो वो मंजर मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और मेरा दिल ऐसे धड़कता है जैसे अभी फट जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि अगर यह सब इतना ही डरावना था तो मैं इतने सालों बाद यह कहानी क्यों सुना रहा हूं। वजह सिर्फ एक है, एक चेतावनी। मैं चाहता हूं कि मेरी कहानी सुनकर आप लोग सतर्क हो जाएं। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुधारने का मौका जिंदगी दोबारा नहीं देती। हमारी एक छोटी सी गलती ने हमें मौत के उस कुएं में धकेल दिया था जहां से हम 3 तो किसी तरह बच निकले, पर हमारा एक दोस्त हमेशा के लिए उसी अंधेरे में खो गया। बात आज से 5 साल पहले अक्टूबर महीने की है। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से हम चारों दोस्त तंग आ चुके थे और एक छोटे से ब्रेक की तलाश में थे। ऑफिस का प्रेशर, ट्रैफिक का शोर और हर दिन एक ही जैसी दिनचर्या ने हमें मानसिक रूप से थका दिया था। हम सबको महसूस हो रहा था कि अगर कुछ दिन इस सब से दूर नहीं गए तो शायद पागल हो जाएंगे। तभी रोहन ने प्लान बनाया। रोहन हम सब में सबसे ज्यादा एडवेंचरस और बिंदास था। उसे ट्रैकिंग, कैंपिंग और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। वो कहता था कि असली जिंदगी ऑफिस की कुर्सी पर नहीं बल्कि पहाड़ों और जंगलों के बीच है। उसकी बातें हमें हमेशा रोमांच से भर देती थीं। यार कपिल, उसने एक शाम हमारी पसंदीदा चाय की टपरी पर कहा, इस शहर के शोर और धुएं से बोर हो गया हूं। चलो कहीं दूर किसी शांत जगह पर चलते हैं। पहाड़ों में, जंगल में कैंपिंग करेंगे। विक्रम, जो हम सब में सबसे समझदार और शांत स्वभाव का था, हमेशा हर चीज के फायदे नुकसान सोचकर चलता था। उसने तुरंत अपनी चिंता जाहिर की। कैंपिंग? रोहन, इसमें खतरा नहीं है। जंगली जानवर और हम में से किसी को भी कैंपिंग का कोई खास अनुभव नहीं है। रोहन हंस पड़ा। अरे यार विक्रम, तू हमेशा डरता रहता है। अरे असली मजा तो उसी में है। जब तक जिंदगी में थोड़ा रोमांच ना हो तो क्या फायदा। हम आग जलाएंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे, टेंट में सोएंगे। सोचो तो सही, रात में तारों से भरा आसमान, चारों तरफ जंगल की खामोशी, कितना मजा आएगा। रोहन की बातों में एक जादू था। वो जब भी किसी ट्रिप का प्लान बताता था तो हमारी आंखों के सामने वो सारे खूबसूरत मंजर घूमने लगते थे। समीर, जो हमेशा मौज मस्ती के मूड में रहता था, तुरंत तैयार हो गया। हाँ यार, रोहन सही कह रहा है। बहुत हो गई ये नौकरी की गुलामी। 2 दिन तो अपने लिए जिए। मैं तो चल रहा हूं। अब बचा मैं। सच कहूं तो मेरे मन में भी विक्रम की तरह थोड़ा डर था, लेकिन दोस्तों के साथ जाने का उत्साह उस डर पर भारी पड़ रहा था। मैंने भी हां कर दी और बस हमारा प्लान फाइनल हो गया। हमने उत्तराखंड के एक छोटे अनजान से जंगल में जाने का फैसला किया। इंटरनेट पर उस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, बस कुछ ट्रैवल ब्लॉग्स में उसका जिक्र था। लिखा था कि वो जगह बहुत खूबसूरत और शांत है और वहां भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं होती। यही बात हमें सबसे अच्छी लगी। हमें एक ऐसी ही जगह की तलाश थी जहां इंसानों का शोर ना हो, सिर्फ प्रकृति हो। हमने शनिवार की सुबह निकलने का फैसला किया। शुक्रवार की रात हम सब ने मिलकर तैयारी की। टेंट, स्लीपिंग बैग, टॉर्च, फर्स्ट एड किट और खाने पीने का सारा सामान इकट्ठा किया। रोहन ने खास तौर पर घर से ही मटन मैरिनेट करके एक डिब्बे में रख लिया था। असली मजा तो जंगल में बारबेक्यू करने का है, उसने आंख मारते हुए कहा था। शनिवार की सुबह हम अपनी कार से निकल पड़े। दिल्ली की भीड़ को पीछे छोड़ते हुए जब हमारी कार हाईवे पर दौड़ने लगी तो ऐसा लगा जैसे हम किसी पिंजरे से आजाद हो गए हों।
सफर बहुत मजेदार था। हम पुराने गाने गा रहे थे, एक दूसरे की टांग खींच रहे थे और आने वाले एडवेंचर को लेकर बहुत उत्साहित थे। हमें क्या पता था कि जिस रोमांच की तलाश में हम जा रहे थे वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खौफनाक हकीकत बनने वाली थी। शाम के करीब 4 बजते बजते हम शहर से दूर पहाड़ी रास्तों पर आ चुके थे। सड़कें संकरी होती जा रही थीं और आबादी भी कम दिखने लगी थी। चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ और घुमावदार रास्ते एक अलग ही दुनिया का एहसास करा रहे थे। आखिरकार एक छोटे से गांव के पास हमें वो कच्चा रास्ता दिखा जो जंगल की तरफ जाता था। गांव के एक बुजुर्ग ने हमें उस रास्ते पर जाते देखा तो रोक लिया। वो अपनी झोपड़ी के बाहर खाट पर बैठे हुक्का पी रहे थे। उनकी झुर्रियों से भरे चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने हमें रोककर पूछा, बच्चों कहाँ जा रहे हो? ये जंगल ठीक नहीं है। सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। रोहन ने अपनी आदत के मुताबिक हंसते हुए कहा, अरे बाबा, हम तो रात रुकने ही जा रहे हैं, कैंपिंग करेंगे। ये सुनकर उस बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब सा डर तैर गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मत जाओ बेटा, वो भूखे की जगह है। जो रात में वहां रुकता है वो सुबह लौटकर नहीं आता। भूखे की जगह? हम एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हमें लगा कि ये सब बस गांव वालों के अंधविश्वास हैं जो वे शहर से आने वाले लोगों को डराने के लिए कहते हैं ताकि कोई उनके इलाके की शांति भंग न करे। समीर ने मजाक में कहा, बाबा हम तो खुद अपना खाना लेकर जा रहे हैं, हमें कोई भूखा नहीं मिलेगा। उस बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और बोला, बेटा मैं जिस भूख की बात कर रहा हूं वो खाने से नहीं मिटती, वो इंसानी मांस की भूख ही है। मेरी बात मानो, लौट जाओ। उनकी बातों में इतनी सच्चाई लग रही थी कि एक पल के लिए मेरे और विक्रम के मन में डर बैठ गया, लेकिन रोहन ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। अरे बाबा आप चिंता मत करो, हम अपना ध्यान रख लेंगे। हमने बाबा को धन्यवाद कहा और कार आगे बढ़ा दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो बुजुर्ग हमें तब तक देखते रहे जब तक हमारी कार उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उनके चेहरे पर लाचारी और आने वाले अनिष्ट की चिंता साफ झलक रही थी। जंगल के अंदर घुसते ही दुनिया बदल गई। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की वजह से सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। एक अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट ही तोड़ रही थी। जगह वाकई में बहुत खूबसूरत थी, पर उस खूबसूरती में एक अनजाना सा डर भी छिपा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की हर एक पत्ती, हर एक पेड़ हमें घूर रहा हो। हमने कैंपिंग के लिए एक बढ़िया सी खुली जगह चुनी जहां पास में ही एक छोटी सी नदी बह रही थी। जगह बिल्कुल परफेक्ट थी। हमने अपनी कार खड़ी की और टेंट लगाने की तैयारी करने लगे। समीर और विक्रम टेंट लगाने में जुट गए और मैं और रोहन आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। रोहन ने अपने बैग से मटन का डिब्बा निकाला और उसे एक पत्थर पर रख दिया। आज रात असली जंगली दावत होगी, उसने आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करते हुए कहा। सोचो यार, चारों तरफ जंगल, जलती हुई आग और हाथ में भुना हुआ मटन, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। हम सब उसके इस ख्याल से ही रोमांचित हो उठे। हमने मिलकर आग जलाई, उस पर एक छोटी सी जाली रखी और मटन को पकने के लिए चढ़ा दिया। मटन के पकने की खुशबू और मसालों की महक पूरे माहौल में फैल गई। हम चारों दोस्त आग के चारों तरफ बैठे उस बेहतरीन पल का आनंद ले रहे थे। अंधेरा घिर चुका था और जंगल की खामोशी अब और भी गहरी हो गई थी। आग की लपटें अंधेरे में नाच रही थीं और हमारे चेहरों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम जन्नत में आ गए हों। शहर का शोर, ऑफिस का तनाव, सब कुछ कोसों दूर था। यहाँ सिर्फ हम थे, हमारी दोस्ती थी और यह खूबसूरत प्रकृति थी। पर तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, एक गहरी घुरघुराने जैसी आवाज। हम सब चौंक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो किसी आम जानवर की आवाज नहीं लग रही थी, उसमें एक अजीब सी भूख और तकलीफ थी। आवाज उसी दिशा से आई थी जहां अंधेरा सबसे घना था। उस आवाज ने एक पल में ही जन्नत जैसे माहौल को एक अनजाने खौफ में बदल दिया था। हमारे चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी और उसकी जगह डर ने ले ली थी। हमें नहीं पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसी खौफनाक रात की शुरुआत जो हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस अजीब और गहरी गुर्राहट ने जंगल के माहौल को एक पल में बदल दिया था। जहां कुछ देर पहले सुकून और रोमांच था, अब वहां एक अनजाना सा डर पैदा हो गया था। हम चारों दोस्त जो अभी कुछ देर पहले तक हंस बोल रहे थे, अब एकदम खामोश थे। हमारी आंखें उस घने अंधेरे की तरफ टिकी हुई थीं जहां से वो आवाज आई थी।
आग की लपटें अब हमें गर्माहट नहीं बल्कि एक कमजोर सी ढाल लग रही थी जो हमें उस अनदेखे खतरे से बचाने की कोशिश कर रही हो। ये क्या था? विक्रम ने घबराई हुई आवाज में पूछा। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ तलाशने की कोशिश कर रही थीं। वो हम सब में सबसे ज्यादा डरपोक था और ऐसी स्थिति में उसकी हालत सबसे पहले खराब होती थी। समीर ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की, हालांकि उसकी अपनी आवाज में भी एक हल्का सा कंपन था। अरे कुछ नहीं यार, कोई जंगली जानवर होगा, शायद लक्कड़ बग्घा या कोई जंगली कुत्ता हो। मटन की खुशबू सूंघ कर आ गया होगा। रोहन जो आग के सबसे करीब बैठा था, हमेशा की तरह दिलेरी दिखाते हुए हाथ में एक मोटी लकड़ी उठाकर खड़ा हो गया। जो भी हो, आग के पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम लोग डरो मत, मैं हूं ना। रोहन की बातों से हमें थोड़ी हिम्मत मिली। हमने खुद को यकीन दिलाया कि यह वाकई किसी जानवर की ही आवाज होगी। जंगल में जानवरों का होना तो स्वाभाविक ही था। हम फिर से अपनी बातों में मशगूल होने की कोशिश करने लगे, पर अब हम पहले की तरह बेफिक्र नहीं थे। हम सबकी नजरें बार बार उस घने अंधेरे की तरफ जा रही थीं जहां से वो आवाज आई थी। अब हर पत्ते की सरसराहट और हर झींगुर की आवाज हमें चौंका रही थी। मटन अब लगभग पक चुका था। उसकी खुशबू और भी तेज हो गई थी और हमारे मुंह में पानी ला रही थी। पर अब उस खुशबू में भी एक डर की महक घुल गई थी। हमें डर था कि कहीं यह खुशबू उस अनदेखे जानवर को और करीब न बुला ले। हम उसे आग से उतारने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी हमें सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। आहट बहुत धीमी थी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे दबे पांव हमारी तरफ बढ़ रहा हो। यह किसी 4 पैरों वाले जानवर की आहट नहीं लग रही थी, यह किसी 2 पैरों वाले की थी। हम सब एकदम चुप हो गए और हमारी आंखें उस आहट की दिशा में जम गईं। आग की कांपती हुई रोशनी में हमें पेड़ों के बीच से एक परछाई निकलती हुई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो रोशनी के घेरे में आई, हमारी जान में जान आई। वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसान था, एक बूढ़ा आदमी। लेकिन उसे देखकर हमारी चिंता कम होने के बजाय और बढ़ गई। उसकी हालत बहुत अजीब और भयानक थी। उसकी उम्र 70-75 साल से कम नहीं होगी। शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चमड़ी सीधे हड्डियों पर चिपका दी गई हो। पीठ बुरी तरह झुकी हुई थी, जैसे उस पर कोई भारी बोझ रखा हो। उसके कपड़े फटे पुराने और इतने मैले थे कि उनका असली रंग पहचानना मुश्किल था। उसके बाल और दाढ़ी बेतरतीब तरीके से बढ़े हुए थे और उनमें मिट्टी और सूखी पत्तियां उलझी हुई थीं। पर सबसे डरावनी चीज थी उसकी आंखें। उसकी आंखें गड्ढों में ढंसी हुई थीं और अंधेरे में अजीब सी चमक रही थीं, जैसे किसी बिल्ली की आंखें चमकती हैं। वो हमारी तरफ नहीं बल्कि आग पर पक रहे मटन को घूर रहा था। उसकी नजरों में एक अजीब सी भूख थी, ऐसी भूख जो मैंने आज तक किसी की आंखों में नहीं देखी थी। वो सिर्फ भूख नहीं थी, वो एक हवस थी, एक तड़प थी। वो लड़खड़ाता हुआ हमारे पास आया और बिना कुछ कहे बस मटन को देखता रहा। उसकी इस हरकत से हम सब असहज हो गए। हम समझ नहीं पा रहे थे कि इस सुनसान जंगल में आधी रात को यह आदमी कहां से आ गया। आखिरकार विक्रम ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो बाबा, और इस वक्त यहां जंगल में क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने अपनी नजरें मटन से हटाईं और हमारी तरफ देखा। उसकी आवाज किसी सूखी गुफा से आती हुई लग रही थी, बहुत ही धीमी और कर्कश। भूखा हूं, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। उसकी आवाज में इतनी लाचारी थी कि हमें उस पर दया आ गई। मुझे गांव के उस बुजुर्ग की बात याद आई। वो भूखे की जगह है। क्या वो इसी आदमी की बात कर रहे थे? मैंने समीर की तरफ देखा और कहा, यार बेचारा बहुत भूखा लग रहा है, थोड़ा सा मटन बाबा को भी दे देते हैं। समीर भी नरम दिल का था, वो तुरंत राजी हो गया। हमने एक प्लेट में थोड़ा सा मटन निकाला और उस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ाया। उसने कांपते हुए हाथों से प्लेट पकड़ी और बिना एक पल घुमाए जमीन पर बैठकर जानवरों की तरह खाने लगा। वो इतनी तेजी से खा रहा था जैसे उसे डर हो कि कोई उससे खाना छीन लेगा। वो मटन के टुकड़ों को चबा नहीं रहा था बल्कि सीधे निगल रहा था। 2 मिनट में ही उसने पूरी प्लेट साफ कर दी और हड्डियों को भी चूस कर फेंक दिया। फिर उसने खाली प्लेट हमारी तरफ बढ़ाई और उसी सूखी आवाज में कहा, और दो। अब हमें थोड़ा अजीब लगा। उसकी खाने की रफ्तार और तरीका इंसानों जैसा नहीं था, लेकिन हमने सोचा कि शायद वो सच में बहुत भूखा है, इसलिए ऐसा कर रहा है। हमने उसे एक बार और उतना ही मटन दे दिया। उसने उसे भी उसी तरह एक ही बार में खत्म कर दिया और फिर से खाली प्लेट हमारी तरफ बढ़ा दी। और इस बार रोहन को गुस्सा आ गया।
रोहन का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल और मुंहफट था। उसे ऐसी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। क्या लगा रखा है बाबा? वो खड़ा होकर बोला। 2 बार दे दिया ना, अब यहां से जाओ। ये कोई भंडारा नहीं चल रहा है, हमने भी अपने खाने के लिए ही बनाया है। उस बूढ़े आदमी ने रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब लाचारी नहीं बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। मैं भूखा हूं, उसने फिर से दोहराया, जैसे उसे रोहन की बात सुनाई ही न दी हो। तो हम क्या करें? रोहन लगभग चिल्लाया। हमने जितना देना था दे दिया, अब जाओ यहां से, वरना अच्छा नहीं होगा। हमारा मूड खराब मत करो। विक्रम ने रोहन को शांत करने की कोशिश की। अरे रोहन, जाने दे यार, बुजुर्ग आदमी है। तू चुप रह विक्रम, रोहन ने उसे झिड़क दिया। तू हमेशा अपनी होशियारी दिखाता है, देखा नहीं कैसे घूर रहा है। ये लोग ऐसे ही होते हैं, ढोंगी। और वैसे भी ये जंगल है, यहां किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उस बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपनी उन धंसी हुई चमकती आंखों से रोहन को घूरता रहा। उसकी वो नजरें इतनी भयानक थीं कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे वो रोहन को नहीं बल्कि उसके अंदर की आत्मा को देख रहा हो। उसकी नजरों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई नफरत नहीं थी, बस एक अजीब सी खालीपन और ठंडक थी जो किसी भी गुस्से से ज्यादा डरावनी थी। कुछ देर तक वो ऐसे ही घूरता रहा, फिर वो धीरे धीरे उठा, अपनी पीठ मोड़ी और जैसे आया था वैसे ही चुपचाप अंधेरे में वापस चला गया। जाने से पहले उसने एक बार पलटकर हम सबको देखा। उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत और एक भयानक वादा था। एक ऐसा वादा जो कह रहा हो, मैं वापस आऊंगा। उसके जाते ही हम सब ने राहत की सांस ली, पर माहौल में जो तनाव था वो कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। क्या जरूरत थी रोहन ऐसे बात करने की? मैंने कहा। बुजुर्ग आदमी था, भूखा था, थोड़ा और दे देते तो क्या हो जाता? अरे तू चुप कर, रोहन ने कहा। तुम लोग समझते नहीं हो, ये सब इन लोगों का धंधा होता है। और अगर वो इतना ही भूखा था तो गांव में जाकर मांग सकता था। इस जंगल में क्या कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा हुआ मैंने भगा दिया। रोहन की बात में कुछ हद तक सच्चाई थी, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। उस बूढ़े की वो आखिरी नजर मेरे दिमाग में अटक गई थी। हमने चुपचाप अपना खाना खाया। अब किसी का भी मूड पहले जैसा नहीं था। वो दावत जिसके लिए हम इतने उत्साहित थे अब एक बोझ जैसी लग रही थी। हर कोई चुप था, अपने अपने ख्यालों में डूबा हुआ। खाना खत्म करके हमने आग को और तेज कर दिया और अपने अपने टेंट में सोने के लिए चले गए। 2 टेंट थे, एक में मैं और समीर थे और दूसरे में विक्रम और रोहन। मैं अपने स्लीपिंग बैग में घुस तो गया, पर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। जंगल की आवाजें अब डरावनी लग रही थीं और उस बूढ़े का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि वो अभी वापस आएगा, और इस बार वो सिर्फ खाने के लिए नहीं आएगा। टेंट के अंदर लेटे हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो। बाहर जलती हुई आग की लपटों की परछाइयां टेंट के कपड़े पर नाच रही थीं, जो किसी डरावने नाटक का मंच लग रहा था। जंगल अब पूरी तरह से जाग चुका था। झींगुरों की आवाज के साथ साथ न जाने कितने अनजाने कीड़े मकोड़ों और जानवरों की आवाजें आ रही थीं। हर आवाज दिल में एक नई दहशत पैदा कर रही थी। कभी लगता जैसे कोई हमारे टेंट के आसपास चल रहा है, तो कभी लगता जैसे कोई दूर से हमें देख रहा है। समीर मेरे बगल में लेटा शायद सो चुका था। उसकी हल्की हल्की सांसों की आवाज आ रही थी, पर मेरा मन उस बूढ़े आदमी और उसकी उन भयानक आंखों में अटका हुआ था। मैं बार बार उस पूरी घटना के बारे में सोच रहा था। उसका अचानक से आना, उसका जानवरों की तरह खाना, और फिर रोहन के डांटने पर उसका वो भयानक तरीके से घूरना कुछ भी सामान्य नहीं था। गांव के उस बुजुर्ग की चेतावनी मेरे कानों में गूंज रही थी, वो भूखे की जगह है। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। एक अनजाना सा खौफ मेरे दिल पर कब्जा जमा चुका था। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सब मेरे मन का वहम है, मैं बस ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन मैं नाकाम रहा। मेरा दिल किसी आने वाले खतरे की घंटी बजा रहा था। घड़ी में रात के करीब 12:30 बजे होंगे। मैं करवटें बदल बदल कर थक चुका था। तभी मुझे दूसरे टेंट से कुछ हलचल की आवाज आई। टेंट की जिप खुलने की आवाज आई और फिर किसी के बाहर निकलने की। मैंने धीरे से अपने टेंट की जिप खोली और बाहर झांका। आग अब काफी धीमी हो चुकी थी, बस कुछ अंगारे दहक रहे थे। मैंने देखा रोहन अपने टेंट से बाहर खड़ा था और अंगड़ाई ले रहा था। क्या हुआ रोहन, सब ठीक है? मैंने धीमी आवाज में पूछा, ताकि समीर और विक्रम की नींद खराब न हो। हाँ यार, सब ठीक है।
उसने जम्हाई लेते हुए कहा। बस टॉयलेट लगी है, अभी आता हूं। यह सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। यहीं पास में ही चले जा, ज्यादा दूर मत जाना, मैंने कहा। मेरे अंदर का डर बोल रहा था। अरे डरपोक, कुछ नहीं होता, उसने हंसते हुए कहा। तू उस बुढ़े की वजह से अभी तक डरा हुआ है क्या? अरे वो तो कब का भाग गया होगा। उसने अपनी टॉर्च जलाई और टेंट से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुट की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसे तब तक देखा जब तक उसकी टॉर्च की रोशनी पेड़ों के पीछे गायब नहीं हो गई। फिर मैंने झिप बंद कर ली। मैं लेटा रहा, उसके वापस आने का इंतजार करता रहा। 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट, 5 मिनट। जब 10 मिनट गुजर गए और रोहन वापस नहीं आया तो अब मुझे सच में चिंता होने लगी। टॉयलेट जाने में इतनी देर तो नहीं लगती। मैंने समीर को हिलाकर जगाया। समीर, उठ यार। क्या हुआ? वो नींद में बड़बड़ाया। रोहन बाहर गया था, अभी तक नहीं आया। 10 मिनट से ज्यादा हो गए। मेरी आवाज में घबराहट सुनकर समीर भी उठकर बैठ गया। आ जाएगा यार, तू खामखा टेंशन ले रहा है, यहीं कहीं गया होगा। नहीं समीर, मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी विक्रम ने हमारे टेंट की झिप खोली। उसका चेहरा भी चिंता में डूबा हुआ था। कपिल, रोहन आया क्या? वो काफी देर पहले निकला था। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। अब हम तीनों को यकीन हो गया कि मामला गड़बड़ है। हम तीनों अपने टेंट से बाहर निकल आए। आग अब लगभग बुझ चुकी थी, बस कुछ अंगारे दहक रहे थे जो उस घने अंधेरे को डराने के लिए नाकाफी थे। चारों तरफ घना अंधेरा और एक खौफनाक सन्नाटा था। रोहन, ओए रोहन, विक्रम ने आवाज लगाई। जंगल के सन्नाटे में उसकी आवाज गूंज कर रह गई। कोई जवाब नहीं आया। हमने फिर से आवाज लगाई। इस बार तीनों ने एक साथ और ज्यादा जोर से, रोहन। जवाब में सिर्फ खामोशी थी। अब हमारा डर अपनी हदें पार कर रहा था। हमारे दिल में वो सारे बुरे ख्याल आने लगे जो ऐसी स्थिति में किसी के भी मन में आ सकते हैं। कहीं किसी जानवर ने हमला तो नहीं कर दिया, या कहीं वो रास्ता भटक गया, या फिर वो बूढ़ा आदमी। ये ख्याल आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी हमें उसी दिशा से एक आवाज सुनाई दी जिस तरफ रोहन गया था। ये वही आवाज थी, वही भूखी डरावनी गुर्राहट, लेकिन इस बार यह पहले से कहीं ज्यादा करीब और भयानक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर किसी चीज को फाड़ रहा हो, किसी शिकार को नोच रहा हो। हम तीनों डर के मारे एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए। ये वही आवाज है, समीर ने कांपती हुई आवाज में कहा। हमें जाकर देखना चाहिए, विक्रम ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। हालांकि उसकी आवाज भी कांप रही थी। मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। मेरा गला पूरी तरह सूख चुका था। मैं जानता था कि हमें जाना होगा, पर मेरे पैर जमीन में जम गए थे। मैं उस अंधेरे का सामना करने से डर रहा था। मैं उस हकीकत का सामना करने से डर रहा था जो शायद हमारा इंतजार कर रही थी। हम अभी फैसला कर ही रहे थे कि क्या करें, तभी उस गुर्राहट के बीच से एक और आवाज आई। एक ऐसी आवाज जिसने हमारी आत्मा को कंपा दिया। वो रोहन की आवाज थी। एक दबी हुई, घुटती हुई चीख, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो और वो अपनी आखिरी सांसों के लिए लड़ रहा हो। वो चीख एक पल के लिए उठी और फिर अचानक बीच में ही कट गई, जैसे किसी ने उसकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया हो। और फिर सिर्फ वो भयानक गुर्राहट और किसी चीज के चबाने की घिनौनी आवाजें। हम समझ गए थे, बहुत देर हो चुकी थी। हमारा दोस्त, हमारा रोहन अब इस दुनिया में नहीं था, और जिस दरिंदे ने उसे मारा था वो अब उसकी लाश के साथ। ये सोचने की भी हम में हिम्मत नहीं थी। हम तीनों उस खौफनाक सन्नाटे में खड़े थे, जिंदा लाश की तरह। हमारा इंतजार खत्म हो चुका था और एक भयानक हकीकत ने हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। रोहन की उस आखिरी कटी हुई चीख ने हमें जिंदा लाश बना दिया था। हम तीनों आग के पास पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़े थे। हमारी आंखें उस अंधेरे में गड़ी हुई थीं जिसने हमारे दोस्त को निगल लिया था। दिमाग सुन्न था, शरीर कांप रहा था और दिल में एक ऐसा दर्द उठ रहा था जिसे बयां नहीं किया जा सकता। वो दोस्त जिसके साथ हम कुछ घंटे पहले हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, वो अब नहीं था, और उसकी मौत इतनी भयानक होगी ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रोहन, विक्रम के मुंह से बस इतना ही निकल पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और वो वहीं जमीन पर बैठ गया। समीर ने अपने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मजाक कर रहा होगा, है ना? वो अभी वापस आ जाएगा। वो खुद को दिलासा देने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन हम सब जानते थे कि यह सच नहीं है।
मेरे अंदर गुस्सा, डर, बेबसी और अपराध बोध का एक तूफान उठ रहा था। काश मैंने रोहन को रोका होता। काश हम उस बूढ़े की बात मानकर इस जंगल में आए ही ना होते। काश मैंने उस बूढ़े आदमी से और नरमी से बात की होती। ये सारे काश मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। मेरी वजह से, हमारी वजह से हमारा दोस्त मारा गया था। यह अपराध बोध मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। बाहर से आने वाली वो घिनौनी, चबाने जैसी आवाजें अब भी जारी थीं। हर आवाज हमारे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। हम जानते थे कि हमारा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी लाश के साथ क्या हो रहा है, ये सोचने की भी हम में हिम्मत नहीं थी। कुछ देर तक हम उसी सदमे की हालत में रहे। फिर विक्रम खड़ा हुआ। उसके आंसू अब गुस्से में बदल चुके थे। उसका चेहरा लाल था और मुट्ठियां भिंची हुई थीं। हम ऐसे बैठे नहीं रह सकते, उसने अपनी कांपती आवाज को मजबूत बनाने की कोशिश करते हुए कहा। हमें जाकर देखना होगा। हमें रोहन को। वो अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया। पागल हो गया है क्या विक्रम? समीर चिल्लाया। तूने सुना नहीं बाहर क्या हो रहा है? जो भी चीज बाहर है उसने रोहन को मार डाला। हम बाहर गए तो हम भी मारे जाएंगे। हमें अपनी जान बचानी है। तो क्या करें? अपने दोस्त को ऐसे ही छोड़ दें उन दरिंदों के लिए, ताकि वो उसकी लाश को भी ना छोड़े? विक्रम की आवाज में दर्द और गुस्सा था। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो मेरा दोस्त था। मैं दोनों के बीच फंस गया था। एक तरफ मेरे दोस्त की लाश थी और दूसरी तरफ हमारी अपनी जान का खतरा। मैं जानता था कि समीर सही कह रहा था। बाहर जाना मौत को दावत देने जैसा था, लेकिन विक्रम की बात भी दिल को चीर रही थी। हम अपने दोस्त को, अपने भाई को ऐसे कैसे छोड़ सकते थे? आखिरकार मैंने फैसला किया। हम जाएंगे, मैंने कहा। मेरी आवाज मुझे खुद भी अनजानी लगी। हम तीनों एक साथ जाएंगे। हम यह तो देखकर रहेंगे कि रोहन के साथ किसने और क्या किया। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, और अगर मरना ही है तो लड़कर मरेंगे, ऐसे डरकर नहीं। यह शायद हमारी जिंदगी का सबसे बेवकूफी भरा फैसला था, लेकिन उस वक्त हमें वही सही लगा। हमारे अंदर का गम और गुस्सा हमारे डर पर हावी हो चुका था। हमने अपनी अपनी टॉर्च उठाई। विक्रम ने कार से एक लोहे की रॉड निकाल ली जो हमने जैक के साथ रखी थी। समीर ने पास पड़ी एक मोटी लकड़ी उठा ली और मैंने भी एक भारी सा पत्थर हाथ में ले लिया। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उस घने अंधेरे की तरफ कदम बढ़ा दिए जिस तरफ से वो आवाजें आ रही थीं। जंगल में कुछ ही कदम अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। बाहर का सन्नाटा और भी ज्यादा खौफनाक था। हमारे जूतों के नीचे सूखी पत्तियों के टूटने की आवाज भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। हम टॉर्च की रोशनी को चारों तरफ घुमाते हुए बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। हर पेड़ के पीछे हमें कोई परछाई नजर आती। हर आहट पर हमारा दिल उछलकर हलक में आ जाता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वो घिनौनी आवाजें और भी साफ होती जा रही थीं। अब हमें गुर्राहट के साथ साथ हड्डियां टूटने की कड़कड़ की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। मेरा दिल बैठ रहा था, पर हम रुके नहीं। हमारे अंदर का गुस्सा हमें आगे धकेल रहा था। आखिरकार हम एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंचे। आवाजें वहीं से आ रही थीं। हमने पेड़ों के पीछे छिपकर कांपते हुए हाथों से अपनी टॉर्च की रोशनी उस तरफ की, और जो मंजर हमारी टॉर्च की रोशनी में सामने आया, भगवान ऐसा मंजर किसी दुश्मन को भी न दिखाए। वहां वो बूढ़ा आदमी बैठा था, लेकिन अब वो एक कमजोर, लाचार बूढ़ा नहीं था। आग की रोशनी में शायद हम धोखा खा गए थे। उसका शरीर अब भी दुबला पतला था, लेकिन उसमें किसी जंगली जानवर जैसी ताकत दिख रही थी। उसके हाथ के नाखून बढ़कर जानवरों के पंजों जैसे हो गए थे, और उसका जबड़ा अमानवीय तरीके से फैला हुआ था, जिसमें से नुकीले पीले दांत बाहर झांक रहे थे। उसकी आंखें अब अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं, और वो रोहन की लाश पर झुका हुआ था। रोहन का शरीर क्षत विक्षत हालत में जमीन पर पड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर गहरे घाव थे, और वो दरिंदा, वो अपने नुकीले दांतों और पंजों से रोहन के शरीर को नोच रहा था और उसके मांस के टुकड़ों को कच्चा ही चबा रहा था। यह दृश्य इतना भयानक, इतना घिनौना था कि हम तीनों की चीख निकल गई। हमारी टॉर्च की रोशनी और हमारी चीख सुनकर उस दरिंदे ने अपना सिर उठाया। उसका पूरा मुंह खून से सना हुआ था। उसने हमें देखा और फिर वो गुर्राया, एक ऐसी गुर्राहट जिसमें सिर्फ भूख नहीं बल्कि गुस्सा भी था। गुस्सा क्योंकि हमने उसकी दावत में खलल डाल दिया था। उसने रोहन की लाश को एक तरफ फेंका और धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने के लिए खड़ा हुआ। उसकी चाल अब किसी बूढ़े आदमी की तरह लड़खड़ाती हुई नहीं,
बल्कि किसी भूखे शिकारी जानवर की तरह थी। हम समझ गए थे कि अब हमारी बारी है। उस दरिंदे को अपनी तरफ बढ़ते देख हम तीनों के होश उड़ गए। हमारे हाथ पैर कांपने लगे और हमारे हाथों में पकड़े हथियार, रॉड, लकड़ी और पत्थर बच्चों के खिलौने जैसे लग रहे थे। जिस गुस्से और हिम्मत के सहारे हम यहां तक आए थे, वो सब उस शैतान की लाल आंखों को देखते ही काफूर हो गया। अब हमारे अंदर सिर्फ एक ही भावना थी, डर, जान बचाने का डर। भागो! मैं अपनी पूरी ताकत से चीखा। हम तीनों एक साथ पीछे मुड़े और अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगा दी। हम उस रास्ते पर नहीं भाग रहे थे जिससे हम आए थे। हम बस अंधेरे में बिना कुछ सोचे समझे उस दरिंदे से दूर भाग रहे थे। हमारे पीछे वो शैतान भी किसी भूखे तेंदुए की तरह हमारी तरफ लपका। उसकी गुर्राहट और सूखी पत्तियों पर उसके तेज कदमों की आवाज हमारे ठीक पीछे आ रही थी। हम पेड़ों से टकरा रहे थे, कांटों में उलझ रहे थे, गिर रहे थे, पर रुक नहीं रहे थे। रुकने का मतलब था मौत, एक ऐसी भयानक मौत जैसी हमारे दोस्त रोहन को मिली थी। मैं भागते भागते बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। वो दरिंदा हमसे ज्यादा दूर नहीं था। उसकी गति किसी इंसान की नहीं थी। वो चार पैरों पर किसी जानवर की तरह दौड़ रहा था, जिससे वो पेड़ों और झाड़ियों के बीच से आसानी से निकल पा रहा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में दो जलते हुए अंगारों की तरह हमारा पीछा कर रही थी। कार की तरफ भागो! विक्रम चिल्लाया। हमें अपनी मंजिल मिल गई थी। हमें किसी भी तरह अपनी कार तक पहुंचना था। वही हमारी आखिरी उम्मीद थी। हम अपनी पूरी ताकत लगाकर कार की दिशा में भागने लगे। जंगल का वो रास्ता जो आते वक्त हमें खूबसूरत लग रहा था, अब एक भूल भुलैया बन चुका था। हर पेड़ एक दुश्मन लग रहा था, हर झाड़ी एक जाल। समीर भागते भागते एक पेड़ की जड़ में उलझकर गिर पड़ा। मैं और विक्रम उसे उठाने के लिए रुके। वो दरिंदा हमारे बहुत करीब आ चुका था। हमने समीर को उठाया और फिर से भागने लगे। समीर के पैर में शायद मोच आ गई थी। वो अब लंगड़ाकर भाग रहा था। तुम लोग जाओ, मुझे छोड़ दो, वो रोते हुए बोला। चुप कर, विक्रम ने चिल्लाकर कहा। हम साथ आए थे, साथ ही जाएंगे। या तो तीनों बचेंगे या तीनों मरेंगे। हमने समीर को सहारा दिया और उसे लगभग घसीटते हुए भागने लगे। अब हमारी रफ्तार बहुत कम हो गई थी। वो दरिंदा अब हमसे सिर्फ कुछ ही गज की दूरी पर था। मैं उसकी गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। तभी मुझे सामने अपने कैंप की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। आग के जो अंगारे हम छोड़कर आए थे, वो अब भी दहक रहे थे और उन्हीं अंगारों की रोशनी में हमें अपनी कार की परछाई दिखाई दी। बस थोड़ा और, मैंने हाँफते हुए कहा। हम अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर कार की तरफ भागे। वो दरिंदा अब हमारे ठीक पीछे था। उसने एक लंबी छलांग लगाई और विक्रम पर हमला कर दिया। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा और वो शैतान उसके ऊपर आ गया। विक्रम! मैं और समीर चीखे। विक्रम ने अपने हाथ में पकड़ी लोहे की रॉड को अपनी पूरी ताकत से उस दरिंदे के सिर पर दे मारा। धम्म! दरिंदे के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली और वो एक पल के लिए पीछे हटा। बस यही मौका था। विक्रम उठा और हम तीनों कार तक पहुंच गए। मैंने जल्दी से ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला। विक्रम और समीर दूसरी तरफ से अंदर घुस गए। जैसे ही हमने दरवाजे बंद किए, उस दरिंदे ने कार पर हमला कर दिया। वो अपने पंजों से शीशों को खरोंच रहा था, अपने सिर से दरवाजों पर वार कर रहा था। मैं कांपते हुए हाथों से कार की चाबी लगाने की कोशिश कर रहा था। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि चाबी छेद में जा ही नहीं रही थी। जल्दी कर कपिल, जल्दी! समीर चीख रहा था। बाहर वो दरिंदा अब कार की छत पर चढ़ गया था और उसे जोर जोर से पीट रहा था। कार बुरी तरह हिल रही थी। आखिरकार मैंने चाबी लगा दी और उसे घुमाया। इंजन ने आवाज की, पर स्टार्ट नहीं हुआ। नहीं, नहीं, नहीं! हम तीनों एक साथ चीखे। मैंने फिर कोशिश की। इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने बिना एक पल घुमाए कार को पहले गियर में डाला और एक्सीलेटर पर अपना पूरा पैर रख दिया। कार एक जोरदार झटके के साथ आगे बढ़ी। छत पर बैठा वो दरिंदा संतुलन खोकर नीचे गिर पड़ा। मैंने कार को उस कच्चे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर दौड़ा दिया। मैं पीछे देखने वाले शीशे में देख सकता था। वो दरिंदा उठा और फिर से हमारी कार के पीछे दौड़ने लगा। हम उस जंगल से बाहर निकल रहे थे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वो शैतान अब भी हमारे पीछे था। कार उस कच्चे और अनजान रास्ते पर किसी खिलौने की तरह उछल रही थी। मैं अपनी पूरी ताकत से स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए था। मेरी आंखें सामने अंधेरे रास्ते पर और पीछे देखने वाले शीशे पर एक साथ टिकी हुई थी। शीशे में मुझे वो दरिंदा अब भी दिखाई दे रहा था।
वो अपनी अमानवीय गति से हमारी कार का पीछा कर रहा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में दो शैतानी मशालों की तरह लग रही थीं, जो हमारा रास्ता रोशन कर रही थी, मौत का रास्ता। और तेज चला कपिल, वो पास आ रहा है, विक्रम पीछे देखकर चिल्लाया। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैंने चीख कर जवाब दिया। यह रास्ता बहुत खराब है। कार बार बार पत्थरों से टकरा रही थी और उसका निचला हिस्सा जमीन से रगड़ खा रहा था। मुझे डर था कि कहीं कार का कोई जरूरी हिस्सा टूट न जाए और हम बीच रास्ते में ही फंस जाएं। अचानक वो दरिंदा दौड़ते दौड़ते गायब हो गया। कहाँ गया वो? समीर ने घबराकर पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने कहा, लेकिन मेरे दिल में एक और बड़ा डर बैठ गया था। वो रुका नहीं था, वो गायब हुआ था। इसका मतलब वो कोई और रास्ता अपना रहा था, शायद जंगल के बीच से कोई शॉर्टकट ले रहा था। और मेरा शक सही निकला। कुछ ही सेकंड बाद वो दरिंदा अचानक एक पेड़ के पीछे से निकलकर हमारी कार के ठीक सामने आ गया। मैंने उसे देखकर घबराहट में जोर से ब्रेक लगाए। कार चींख की आवाज के साथ एक तरफ को घूमी और रुकने से ठीक पहले एक पेड़ से जा टकराई। धड़ाम! हम तीनों आगे की तरफ उछल पड़े। मेरे सिर पर स्टीयरिंग व्हील से चोट लगी। एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि कार का बोनट पेड़ से टकराकर पिचक गया था और उससे धुआं निकल रहा था। और वो दरिंदा, वो कार के बोनट पर चढ़ा हुआ था और सामने वाले शीशे को अपने पंजों से तोड़ रहा था। शीशे पर दरारें पड़ने लगी थीं। हम तीनों कार के अंदर बुरी तरह फंस चुके थे। हम मारे गए, विक्रम रोते हुए बोला। नहीं, अभी नहीं, मैंने गुस्से में कहा। मैंने फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश की। किस्मत से इंजन अब भी काम कर रहा था। मैंने कार को रिवर्स गियर में डाला और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। कार पीछे की तरफ हटी। वो दरिंदा बोनट से नीचे गिर पड़ा। मैंने तुरंत कार को आगे भगाया। इस बार मैंने उसे रास्ते पर नहीं बल्कि सीधे उसकी तरफ मोड़ दिया। मेरा इरादा उसे कार से कुचलने का था। वो दरिंदा भी गुर्राता हुआ हमारी तरफ लपका। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दो जंगली सांड आपस में भिड़ने जा रहे हों, लेकिन आखिरी पल में वो शैतान बहुत ही फुर्ती से एक तरफ कूद गया और कार फिर से एक दूसरे पेड़ से जा टकराई। इस बार टक्कर और भी जोरदार थी। इंजन ने एक आखिरी घरघराहट की आवाज की और बंद हो गया। अब हम सच में फंस चुके थे। कार मर चुकी थी। वो दरिंदा अब धीरे धीरे हमारी कार की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जैसे वो इस चूहे बिल्ली के खेल का मजा ले रहा हो। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारी आंखों में हार और मौत का डर था। यह अंत है, समीर ने कांपती आवाज में कहा। मैंने आंखें बंद कर ली और अपने परिवार को याद करने लगा, लेकिन तभी मुझे रोहन का चेहरा याद आया। उसका हंसता हुआ चेहरा और फिर उसका वो क्षत विक्षत शरीर। मेरे अंदर का सारा डर अचानक गुस्से में बदल गया। नहीं, यह अंत नहीं है, मैं चीखा। मैंने कार का दरवाजा खोला। बाहर निकलो, हम लड़ेंगे। शायद मेरे पागलपन ने विक्रम और समीर को भी हिम्मत दे दी। वे भी अपनी अपनी तरफ से बाहर निकले। विक्रम के हाथ में अब भी वो लोहे की रॉड थी। हम तीनों उस दरिंदे के सामने खड़े हो गए, अपनी मौत से लड़ने के लिए तैयार। वो हम पर झपटा। हम तीनों अलग अलग दिशाओं में भागे। उसने समीर का पीछा किया। समीर लंगड़ा रहा था, वो ज्यादा दूर नहीं भाग सका। दरिंदे ने उसे पकड़ लिया। कपिल, विक्रम, बचाओ, समीर चीखा। मैं और विक्रम उसकी तरफ दौड़े। विक्रम ने रॉड से उस दरिंदे की पीठ पर वार किया। मैंने पास पड़ा एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारा। वो दर्द से गुर्राया और समीर को छोड़कर हमारी तरफ पलटा। समीर को मौका मिल गया। वो उठकर भागा। मेन रोड की तरफ भागो, ज्यादा दूर नहीं है, वो चिल्लाया। अब वो दरिंदा हम दोनों के पीछे था। हम भागते रहे, लड़ते रहे। हम उसे मार तो नहीं सकते थे, पर हम उसे उलझाए रख रहे थे ताकि हम एक एक करके बच सकें। भागते भागते हमें सामने रोशनी दिखाई दी। वो मेन रोड था। सड़क पर से गुजरती हुई एक गाड़ी की हेडलाइट्स। हमारे अंदर एक नई उम्मीद जागी। हम अपनी पूरी ताकत से उस रोशनी की तरफ भागे। वो दरिंदा भी समझ गया था कि उसका शिकार हाथ से निकल रहा है। वो और भी खूंखार हो गया। हम सड़क पर पहुंचने ही वाले थे कि उसने पीछे से मुंह पर छलांग लगा दी। मैं जमीन पर गिर पड़ा। वो मेरे ऊपर था। उसका खून से सना मुंह मेरे चेहरे से कुछ ही इंच दूर था। मैं उसकी सांसों में मेरे दोस्त रोहन के खून की गंध महसूस कर सकता था। उसने अपना जबड़ा खोला मुझे काटने के लिए। तभी विक्रम ने वो लोहे की रॉड किसी भाले की तरह उसकी बगल में घुसेड़ दी। वो दर्द से इतनी जोर से चीखा कि पूरा जंगल कांप गया। वो मुझसे हटा और विक्रम की तरफ पलटा। मैंने मौके का फायदा उठाया और उठकर सड़क की तरफ भागा। मैं सड़क पर पहुंच चुका था।
एक ट्रक हमारी तरफ आ रहा था। मैंने हाथ हिलाकर उसे रोकने की कोशिश की। ट्रक ड्राइवर ने हमें देखकर जोर से ब्रेक लगाए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो दरिंदा विक्रम को मारने ही वाला था। विक्रम भाग, मैं चीखा। विक्रम ने उस दरिंदे को एक धक्का दिया और सड़क की तरफ भागा। वो दरिंदा भी उसके पीछे लपका। विक्रम सड़क पर पहुंच गया, वो दरिंदा भी सड़क पर आ गया। तभी वो तेज रफ्तार ट्रक उन दोनों के बीच में आ गया। ट्रक ड्राइवर ने उसे बचाने के लिए स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक सीधे उस दरिंदे से जा टकराया। एक भयानक चीख और हड्डियों के टूटने की आवाज आई। वो दरिंदा ट्रक के नीचे आकर कुचला गया। हम बच गए थे। ट्रक के नीचे उस दरिंदे के कुचले जाने की भयानक आवाज के बाद एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा जो उस रात की सारी चीखों और गुर्राहटों से ज्यादा भारी था। हम तीनों, मैं, विक्रम और समीर, सड़क के किनारे खड़े हाँफ रहे थे। हमारे कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर अनगिनत खरोंचें और घाव थे और हमारी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। हम जिंदा थे, पर हमें यकीन नहीं हो रहा था। ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी से नीचे उतरा। वो एक अधेड़ उम्र का सरदार जी था। उसने हमारी हालत देखी और घबराकर हमारी तरफ दौड़ा। ओए पुत्र, की होया? तुसी ठीक तो हो? ये सब किसी? बेटा, क्या हुआ? तुम लोग ठीक तो हो? ये सब क्या था? हम क्या जवाब देते? हम उसे क्या बताते कि हमने अभी अभी एक आदमखोर शैतान से अपनी जान बचाई है? वो हमें पागल समझता। हमने बस इतना कहा कि एक जंगली जानवर ने हम पर हमला कर दिया था। सरदार जी ने ट्रक के नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खून का एक धब्बा था। उस दरिंदे का शरीर गायब हो चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं। यह देखकर हमारा डर और बढ़ गया। क्या वो मरा भी था या नहीं? सरदार जी एक भले आदमी थे। उन्होंने हमें अपनी ट्रक में बिठाया और पास के एक छोटे से कस्बे के अस्पताल ले गए। हमने वहां अपना फर्स्ट एड करवाया। डॉक्टर ने हमसे पुलिस को बुलाने की बात कही, लेकिन हमने मना कर दिया। हम किसी भी तरह की पूछताछ से बचना चाहते थे। हमने सरदार जी को धन्यवाद दिया और उनसे हमें पास के बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए कहा। हम अपनी कार और अपना सारा सामान उसी मनहूस जंगल में छोड़ आए थे। हम बस किसी भी तरह उस जगह से, उस राज्य से दूर चले जाना चाहते थे। पूरी रात के सफर के बाद अगली सुबह हम दिल्ली पहुंचे। हम तीनों चुप थे, किसी में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। हम बस एक दूसरे के चेहरों को देख रहे थे और हमारी आंखों में वही खौफनाक रात घूम रही थी। अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, रोहन। हम रोहन के परिवार को क्या जवाब देंगे? हम पुलिस को क्या बताएंगे? हमने मिलकर एक कहानी बनाई, एक झूठी दर्दनाक कहानी। हमने तय किया कि हम सबको यही बताएंगे कि कैंपिंग के दौरान रात में एक जंगली भालू ने हमारे कैंप पर हमला कर दिया। हम तीनों किसी तरह कार में घुसकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन रोहन उतना खुशकिस्मत नहीं था। भालू उसे घसीटकर जंगल में ले गया। ये कहानी सुनाते हुए हमें खुद से नफरत हो रही थी। हम अपने सबसे अच्छे दोस्त की मौत पर झूठ बोल रहे थे, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं था। सच कोई नहीं मानता, और अगर मानता भी तो उसका नतीजा और भी भयानक हो सकता था। पुलिस ने हमारी बात पर यकीन कर लिया। जंगल में सर्च ऑन ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उन्हें रोहन के फटे हुए कपड़ों और खून के कुछ धब्बों के सिवा कुछ नहीं मिला। केस को एक जंगली जानवर के हमले का हादसा मानकर बंद कर दिया गया। वो दिन और आज का दिन है। हम तीनों की जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं हो पाई। हम फिजिकली तो उस जंगल से बाहर आ गए थे, पर मेंटली हम आज भी वहीं फंसे हुए हैं। रोहन की मौत का अपराध बोध हमें हर पल खाता है। हमारी दोस्ती जो कभी हमारी ताकत हुआ करती थी, अब बिखर चुकी है। हम अब एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाते। जब भी हम मिलते हैं तो हमें उस रात की याद आ जाती है। समीर डिप्रेशन में चला गया और उसने खुद को सबसे अलग कर लिया। विक्रम हर रात बुरे सपनों से जाग जाता है, और मैं आप लोगों को यह कहानी सुना रहा हूं। मैं यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप लोग वो गलती ना करें जो हमने की थी। रोमांच अच्छी चीज है, लेकिन अंधा रोमांच बेवकूफी है। हर अनजानी जगह सुरक्षित नहीं होती। हर दंता कथा सिर्फ कहानी नहीं होती। कुछ जगहों पर वाकई में ऐसी ताकतें होती हैं जो हमारी समझ से परे हैं। अगर कभी आपके बड़े बुजुर्ग आपको किसी जगह पर जाने से रोकें तो उनकी बात मान लेना। अगर कोई भूखा आपसे मदद मांगे तो उसकी मदद जरूर करना। उसे कभी बेइज्जत मत करना, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन इंसान है और कौन इंसान के भेष में कोई भूखा दरिंदा। हमारी एक छोटी सी गलती ने हमसे हमारा दोस्त छीन लिया और हमारी जिंदगियों को नरक बना दिया। मैं बस यही दुआ करता हूं कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो।
उस जंगल में उस रात सिर्फ रोहन की मौत नहीं हुई थी, हम तीनों भी उसके साथ ही मर गए थे। अब जो जिंदा हैं वो बस चलती फिरती लाशें हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। मोहम्मद वसीम भाई कोलकाता से, भूपेन चौधरी भाई असम से, जीशान खान भाई इंडिया से, तौसीफ अंसारी भाई मुंबई से, संजय भाई फतेहपुर गीला से, संदीप कुमार प्रजापति भाई उत्तर प्रदेश से, विजय वर्मा भाई दिल्ली से, हरिवंश भाई आगरा से, रजनी जी इंदौर से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, मोहन भाई अंसोल वेस्ट बंगाल से, लक्ष्मण खत्री भाई नेपाल से, अन्नू जी नेपाल से, इंदु पाल जी छत्तीसगढ़ से, हरि प्रसाद भाई मीरपुर से, शिवम राजा भाई गाजीपुर से, शिव शंकर भाई नेपाल से, शांतनु भाई वेस्ट बंगाल से, गोविंद कुमार भाई आजमगढ़ से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, अमरेश चौधरी और आयुष चौधरी भाई अहमदाबाद गुजरात से, नंदिनी चौधरी और पूनम चौधरी जी अहमदाबाद गुजरात से, जतिन भाई चंडीगढ़ से, मयंक कुशवाहा भाई उत्तर प्रदेश से, प्रेमलाल भाई कानपुर से, अरविंद भाई मध्य प्रदेश से, सुमित्रा जी कोलकाता से, नीलेश चौहान भाई आजमगढ़ से, परवेज अंसारी भाई लुधियाना पंजाब से, मनीष भाई हथरा से, नूर आलम खमिस मुशेद भाई सऊदी अरब से, फिजा भाई पाकिस्तान से, सोनू गौतम भाई कानपुर से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, अर्जुन भाई ओडिशा से, बाबर और रिजवान भाई लाहौर पाकिस्तान से, मोहम्मद जकरिया भाई इस्लामाबाद पाकिस्तान से, साहिल भाई दुबई से, परवीन सुल्तान भाई गुवाहाटी असम से, करण मौर्य भाई शाहजहांपुर से, तानाजी भाई रेकुलवाडा से, किरण दास जी वेस्ट बंगाल खड़गपुर से, बबलू मौर्य, पिंकी कुशवाहा, हैप्पी और गोल्डी मौर्य कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से, मानसी दीप जी ओडिशा बरमुंडा से, सुल्तान भाई पीथमपुर गांधीनगर गुजरात से, जितेश अग्रवाल भाई उदयपुर राजस्थान से, प्रवीण भाई इंडिया से, फरमान खान भाई पीलीभीत से, मोहन भाई अंसोल झारखंड से, गबरू पटेल भाई खदरदवाह से, अमित लहरे भाई बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, प्रमोद भाई बिहार से, अर्जुन भाई महाराष्ट्र सतारा से, सोनू पनियामू भाई कानपुर देहात से, दिलीप कुमार राणा भाई गोरखपुर से, इरफान कनौजिया भाई राजुला गुजरात से, राहुल कुमार शर्मा भाई ओडिशा से, मुकेश गुप्ता भाई बिहार से, बालेश्वर भाई ओडिशा से, वीरू ठाकुर भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश से, रिजवान भाई सऊदी दमन से, सईद खान भाई पाकिस्तान से, राजा भाई किशनगंज बिहार से, यूसुफ भाई कानपुर से, अवनीत, जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, दीप ढिल्लोन भाई चंडीगढ़ से, प्रभाकर भाई नासिक महाराष्ट्र से, नीलेश पटेल भाई मध्य प्रदेश से, रिमझिम सुमन और रोहन भाई कोलकाता से, महेंद्र कुमार भाई न्यू दिल्ली से, प्रांजल ब्राह्मण भाई असम गुवाहाटी से, रियाज भाई मंसूरी नासिक से, कुमारस पात्रा भाई ओडिशा से, मजीद भाई मालदीव से, अब्दुल रहीम भाई असम से, जावेद खान भाई मुंबई से, लड्डी सिंह भाई पंजाब से, अशोक कुमार तिवारी, स्वरूपमा तिवारी, नरेंद्र कुमावत भाई जयपुर से, आरणा और शाश्वत तिवारी लखनऊ से, भीम मिश्रा भाई ओहियो अमेरिका से, अमित भाई देहरादून से, सूरज भाई साउथ दिल्ली से, अंकुश भाई अमरावती महाराष्ट्र से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, सन्नी यादव भाई बिहार छपरा से, जसमीत सिंह गिल भाई न्यू दिल्ली से, सौरभ चौधरी भाई अयोध्या से, किंगदीप सुब्बा भाई सोनाडा दार्जिलिंग से, आकाश पटेल भाई भोपाल मध्य प्रदेश से, राहुल भाई ओडिशा से, दीपक भाई झारखंड से, धनाजी गायकवाड भाई मुंबई से, सिकंदर कुमार भाई चंपारण बिहार से, सलीम पीर मोहम्मद भाई राजस्थान भीलवाड़ा से, राज शर्मा भाई मुरादाबाद से, मनीष भाई सऊदी अरब से, गुड्डू महतो भाई झारखंड से, आशीष पाठक भाई छत्तीसगढ़ से, ब्रजेश कुमार राजपूत भाई लखनऊ से, सर्वेश भाई मऊ उत्तर प्रदेश से, आरती दिगंबर जी पुणे से, सैफ खान भाई इंडिया से, तौफीक अंसारी भाई दुबई से, अस्सू खान भाई पिपरिया मध्य प्रदेश से, नरेश शर्मा भाई मास्को रूस से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।